एक और यूपी टेट की बेहतरीन क्लास में आज की हमारी क्लास होगी हिंदी व्याकरण की। अगर आपको भी हिंदी व्याकरण से डर लगता है तो डरिए मत। आज की इस क्लास के 60 प्रश्नों को देखिए, उसके बाद आपका डर छूमंतर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पैटर्न वही होगा, एक एमसीक्यू प्रश्न, दो प्रश्न वन लाइनर। इसी प्रकार से आज की क्लास में हम आपको 60 प्रश्न प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और आपसे निवेदन करेंगे कि क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। पूछा जा रहा है कि त्रिलोचन में कौन सा समास है, बताइए। द्विगु होगा, बहुब्रीहि होगा, कर्मधारय होगा या तत्पुरुष होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि त्रिलोचन में कौन सा समास हो जाएगा। ठीक है, चले फटाक से आप कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा बहुव्रीहि हो जाएगा। नोट करिए, त्रिलोचन तीन नेत्रों के समान जिनका नेत्र है, आपको पता होगा कि शंकर जी को कहा जाता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिक्षण में कौन सा समास होगा, तो प्रतिक्षण में अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, चले प्रतिक्षण में अव्ययी भाव समास होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है, तो सु उपसर्ग हो जाएगा। ये भी जानते रहिएगा आप लोग, क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट है तो हर टॉपिक यहाँ पर हम क्लियर कराएंगे। ठीक, आइए असंभव शब्द में अगर पूछा जाए उपसर्ग कौन सा है, तब आप क्या बताएंगे। आ बताएंगे, सम बताएंगे, अस बताएंगे या अन बताएंगे। जल्दी से बता दीजिए कौन सा आपको लग रहा है, ए बी सी डी उत्तर कौन सा होगा। चलिए फटाक से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। बिल्कुल सही। यहाँ पर असंभव में देखिए, संभव में अगर आ उपसर्ग जुड़ जाता है तो यह बन जाता है असंभव। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और शब्द के लास्ट में जो शब्द लगकर बनता है वह होता है प्रत्यय। ये आप जानते रहिए। अगर अगले प्रश्न की बात किया जाए तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विद्वता में कौन सा प्रत्यय है, तो नोट करिए ता प्रत्यय है। ठीक, चलिए अगर अगले प्रश्न की बात की जाए तो कह रहा है कि आलय किस प्रकार का प्रत्यय है, तो आलय प्रत्यय, ये तो टफ वाला प्रश्न हो जाएगा। क्या है आलय प्रत्यय, तो तद्धित प्रत्यय है। ये भी आप नोट करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। यूपी टेट की परीक्षा हर हाल में होगी। यह मत समझिए कि जनवरी से एग्जाम टला है तो अब जुलाई में जो गया वो भी नहीं होगा। होगा, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे चाहे जब होगा, लेकिन होगा, क्योंकि 27 में है चुनाव। सरकार को चाहिए पैसा। आपको पता होगा कि 20 से 25 लाख फार्म पड़ेंगे यूपी टेट में, और हर आदमी से लगभग 700 से 800 रुपये लिया जाएगा। तो सरकार को पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव है 27 में। तो तैयारी करते रहिए, पहली बार में ही पास होकर इन पात्रता परीक्षाओं के झंझट से मुक्त हो जाइए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नर की आंखों में सागर में अलंकार कौन सा है। देखिए अलंकार की भी बात आ गई। देखिए नर की आंखों में सागर, इसमें अलंकार कौन सा होगा। उपमा होगा, रूपक होगा, अतिशयोक्ति होगा या अनुप्रास होगा। चलिए बताइए फटाक से कमेंट बॉक्स में उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए, नर की आंखों में सागर, बिल्कुल। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 का उत्तर कुछ लोग रूपक दे रहे हैं और कुछ लोग अतिशयोक्त भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर अतिशयोक्त वाला उत्तर गलत है, यहाँ पर रूपक वालों का उत्तर सही है। नोट करिए, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है, तो आप क्या बताएंगे। देखिए चलिए लिख लीजिए, ये भी तो टफ वाले प्रश्न है। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाई साहब ये तो बहुत टफ प्रश्न आ गया, शायद आप पढ़े भी नहीं हो ये। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहे हैं कि चक्रपाणि में कौन सा पर्याय है चक्रपाणि का, तो चक्रपाणि का पर्याय जो होगा वह होगा विष्णु। ठीक, विष्णु। आपको बताना है कि चक्रपाणि में कौन सा समास है।
आप अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि चक्रपाण में कौन सा समास होता है। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि बालक ने कलम से पत्र लिखा। मैं जो है कलम से, ये क्या है बताइए। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कलम से ये क्या होगा, इसमें कर्म कारक होगा, करण कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। हमने आपको बताया था कि कारकों का चिन्ह आप लोग याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो ये आप जानते रहिए। यहाँ पर उत्तर चौथे का जो होगा वह होगा करण। ठीक है, बिल्कुल करण कारक, यानी कि यहाँ पर से का प्रयोग होता है। नोट कर लीजिए। लीजिए देखिए, से के द्वारा इसमें प्रयोग होता है। अगर यहाँ पर अपादान होता तो वहां पर से भी प्रयोग होता, लेकिन अलगाव के उपेक्षा में। ठीक है, अलगाव। ठीक, जैसे ईंट छत से गिरी तो यहाँ पर अपादान कारक होता है। ठीक है, छत पर से ईंट गिरी, ये जानते रहिए यहाँ पर अपादान होगा। लेकिन से के द्वारा कह रहा है यहाँ पर कलम से पत्र लिखा, तो यहाँ पर कलम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है में किस कारक का चिन्ह है, बताइए। में किस कारक का चिन्ह है, चलिए बताइए जल्दी से। प्रश्न संख्या 4 सही तो है भाई साहब, क्या बता रहे हैं आप लोग। ठीक है, ठीक, करण से बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए ठीक, चलिए से। देखिए अभी मैंने बताया करण कारक यहाँ पर लिख लीजिएगा। अगर करण कारक ना लिखे तो अपादान भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा गया अलगाव के उपलक्ष्य में या के से के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर अपादान भी लिख सकते हैं। ठीक, अपादान भी लिख सकते हैं, दोनों को जानते रहेंगे। यहाँ पर से के द्वारा होता है, ये जानते रहिए करण कारक में से के द्वारा। और यहाँ पर से का प्रयोग कब होता है, जब कोई अलगाव की बात की जाए तब। ठीक, अलगाव नोट करिएगा। आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। हे राम, हे राम कौन सा कारक है। हे राम में कौन सा कारक है आप लोग बताइए। तो यहाँ पर नोट करिए, ये होगा क्या, संबोधन कारक। ठीक, संबोधन कारक, ये आप जानते रहिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वह पढ़ चुका था में काल है। कौन सा काल है, पूर्ण वर्तमान है, अपूर्ण भूत है, पूर्ण भूत है, सामान्य वर्तमान काल। बताइए कौन सा उत्तर होगा वह पढ़ रहा था का। चलिए प्रश्न संख्या 6, बिल्कुल वह पढ़ चुका था। यहाँ पर देख रहे हैं पढ़ चुका था मतलब कार्य समाप्त हो चुका, तो यहाँ पर हम पूर्ण भूत कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट करिएगा, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात किया जाए तो यहाँ पर कह रहा है कि मैं जाऊं कौन सा काल है। अब आप बताइए, मैं जाऊं कौन सा काल होगा, एक बार फटाक से कमेंट करिए। बिल्कुल यहाँ पर विधिलिंग कह सकते हैं। ठीक, विधिलिंग या कुछ और कहेंगे, बिल्कुल संभाव्य भी कह सकते हैं। ठीक, विधिलिंग या संभाव्य, ये दो में से एक चीज आप कह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात किया जाए तो यहाँ पर कह रहा है कि विधिलिंग किसे व्यक्त करता है, ये बताइए। विधिलिंग किसे व्यक्त करेगा, तो ये आप जानते रहिए, संभावना को व्यक्त करेगा या इच्छा को। ठीक, यहाँ पर इच्छा लिख दे रहे हैं हम, नहीं तो आप संभावना भी लिख सकते हैं। ठीक है, विधिलिंग जो होता है वह संभावना को व्यक्त करता है, नहीं तो इच्छा को व्यक्त करता है। ठीक, चले बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेत्र शब्द है, नेत्र शब्द क्या है ये आपको बताना है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उभय लिंग है। चलिए नेत्र शब्द क्या है, प्रश्न संख्या 6। बिल्कुल नेत्र शब्द जो है ये हमारा पुल्लिंग होता है, आप लोग नोट करिए क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट है भाई साहब आपके लिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, धेनु का लिंग क्या है। धेनु मतलब जानते हैं, बताइए एक बार, धेनु का लिंग क्या है। बिल्कुल यहाँ पर धेनु का लिंग जो है ये होता है स्त्रीलिंग। ठीक, स्त्रीलिंग। अगर बात की जाए बालक का बहुवचन क्या होता है, तब आप क्या बताएंगे। चलिए यहाँ पर रूप नहीं पूछा जा रहा है भाई साहब, हिंदी में बता दीजिए।
चलिए, बालक गण कह सकते हैं। ठीक, बिल्कुल बालक गण नहीं तो बालकाह भी कह सकते हैं भाई साहब, आप लोग नोट करिए जो भी आपको अच्छा लगे। ऐसा व्यक्ति में ऐसा शब्द क्या है? बताइए, ऐसा व्यक्ति में ऐसा शब्द क्या है? ठीक, क्या है? संकेतवाचक विशेषण है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है। चलिए, बताइए फटाक से कमेंट करके ऐसा व्यक्ति में ऐसा क्या है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका उत्तर बिल्कुल संकेतवाचक विशेषण ही होगा। ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है? यहाँ पर परिमाणवाचक वाला ऑप्शन गलत है। कुछ लोग सी वाला ऑप्शन चुन रहे हैं, तो उनका उत्तर गलत होगा। यहाँ पर उत्तर ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, तीनों कौन सा विशेषण है? बताइए। तीनों शब्द जो है ये कौन सा विशेषण होगा, ये आपको बताना है। तो ये विशेषण है क्या? संख्यावाची। ठीक, संख्यावाचक, बिल्कुल। यहाँ पर संख्या लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? संख्यावाचक विशेषण। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम होगा अनिश्चयवाचक। ठीक, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आप लोग यहाँ पर इसे नोट कर लीजिए। अभी तक आपने आज की क्लास में कितने प्रश्न पढ़ लिए? 7 प्रश्न एमसीक्यू और 14 प्रश्न वन लाइनर के। तो कुल मिलाकर 7 और 14 21 प्रश्न आज की क्लास में आप पढ़ चुके हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, और इसी प्रकार से हम आपको कम समय में डेली 60 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। और यही नहीं, सिर्फ हिंदी की तैयारी हम नहीं करा रहे हैं, आपको ईबीएस की तैयारी भी कराएंगे, सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं, और एसएसटी भी कराएंगे। तो जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ हम आपको बार बार नहीं बता सकते, इतना जानते रहिए कि हिंदी की क्लास और सीडीपी की क्लास हमारे चैनल पर जो भी प्रोवाइड की जा रही है, वह पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, क्योंकि सिलेबस आपका यूपी टेट का सेम है। ठीक, चलिए, बात अगले प्रश्न की। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यह वाक्य है। जो मेहनत करेगा वह तो सफल होगा, ये तो हकीकत भी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, जो भी आपको लगता है उत्तर बता दीजिए। चलिए, फटाक से कमेंट करिए एक बार। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर कुछ लोग सी दे रहे हैं और कुछ लोग संयुक्त भी दे रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पर संयुक्त वालों आपका उत्तर गलत होगा, यहाँ पर मिश्र वाक्य ही होगा ये। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, बी वालों का ऑप्शन गलत है। आप अपना मिलाते हुए चलेंगे, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त वाक्य में उपवाक्य किससे जुड़े होते हैं? आपको ये बताना है। तो किससे जुड़े होते हैं संयुक्त वाक्य में, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, समुच्चय बोधक से। ठीक, समुच्चय बोधक क्या होता है? से, बिल्कुल समुच्चय बोधक से। क्योंकि किस प्रकार का संयोजक है, अगर ये पूछा जाए तो कारणवाचक है। ठीक, कारणवाचक, ये आप जानते रहिएगा, कारणवाचक संयोजक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अग्नि का पर्याय नहीं है। पर्याय मतलब पर्यायवाची होता है। कौन सा इसमें से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए, पावक है, अनल है, जलद है, वही है, बताइए। प्रश्न संख्या 9, बिल्कुल सही। यहाँ पर जलद, देखिए जल आ रहा है इसमें ना, तो यहाँ कहाँ पर ये पर्याय होगा, या इसलिए हमारा उत्तर जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि हित का विलोम शब्द क्या है? तो हित का विलोम जो होगा अहित होगा। नोट करिए, अहित। अगर आपसे पूछा जाए कि दुर्लभ का संधि विच्छेद क्या है, तब आप क्या बताएंगे, एक बार कमेंट करिए। चलिए, दुर्लभ का संधि विच्छेद क्या है? फटाक से कमेंट करिए। बिल्कुल सही, यहाँ पर दूर, यहाँ पर हलंत नीचे जरूर लगाइए, दूर हो जाएगा। ठीक, दूर हो गया। और अब तो आप तो बता सकते हैं, लब होगा। ठीक है, दुर्लभ, ये हो जाएगा शॉर्टकट का मतलब कि संधि विच्छेद। यहाँ पर दुर्लभ ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन पूरा मिलाकर दुर्लभ ये हो जाएगा।
ये जानते रहिएगा आप लोग। आगे बढ़िए, सत्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्कार, आप पढ़िए ऑप्शन, उत्तर दीजिए। चलिए, क्योंकि संधि विच्छेद तो आपको आता ही होगा, क्योंकि आप चाहे बीएड किए होंगे, चाहे बीटीसी किए होंगे, चाहे जो भी किए होंगे, आप लोग तो हिंदी तो पढ़े होंगे ना। चलिए, अरे भाई साहब, ग्रेजुएशन में कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ लोग इंटर कॉलेज में पढ़े होंगे, इंटर में, हाई स्कूल में, तो सभी लोग हिंदी पढ़े हैं, तो इतना तो सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 का उत्तर, जो लोग सत्कार दे रहे हैं, इनका उत्तर गलत होगा। आप तुक्का मत मारिए, थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगाएंगे कि हवा में ही लग जाए तीर, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सदकार जो शब्द दिए गए, ये हमारा सत्कार का क्या होता है? संधि विच्छेद होता है। बी वाला ऑप्शन नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि निर्मल में कौन सी संधि है, तो अब आप क्या बताएंगे? तो बिल्कुल सही, व्यंजन संधि। ठीक, व्यंजन संधि नोट करिएगा। चलिए, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि आत्मज्ञान में कौन सा समास है? तो आत्मज्ञान में तत्पुरुष समास होता है, ये आप जानते रहिए। ठीक, तत्पुरुष समास नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, आगे आइए और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। रोते रोते सो गया वह, इसमें क्या है भाई साहब बताइए? पूर्ण पुनरुक्ति है, आंशिक पुनरुक्ति है, अर्थ पुनरुक्ति है, या यमक है? तो यहाँ पर यमक होगा क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर यमक नहीं होगा। यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो रही, तो आप यमक मत मारिएगा भाई साहब, यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रोते रोते सो गया यह है, तो यह आप क्या बताएंगे? आंशिक पुनरुक्ति है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, घर घर किस प्रकार की पुनरुक्ति है, अगर ये पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? तो ये होता है पूर्ण पुनरुक्ति। ठीक है, नोट करिए, पूर्ण पुनरुक्ति, ये जानते रहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि राम लक्ष्मण किस प्रकार का समास है, तो राम लक्ष्मण में द्वंद्व समास है, ये भी आप जानते रहिए। ठीक है, राम लक्ष्मण में द्वंद्व समास। चलिए, आगे आइए और अगला प्रश्न देखते हैं। हालांकि वह अमीर है फिर भी दुखी है, यह है क्या है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, प्रश्नवाचक है? बताइए। हालांकि वह अमीर है फिर भी दुखी है। चलिए, फटाक से कमेंट करिए प्रश्न संख्या 12 का उत्तर। बिल्कुल सही, यहाँ पर मिश्र, आप तो समझ गए, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन आप दे रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, वन लाइनर का। कह रहा है कि मिश्र वाक्य में कितने आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं? तो बताइए, कितने आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर अनेक आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं, नोट करिएगा। आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं, ठीक है, नोट करिए, हो सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, यदि किस प्रकार का अव्यय है, तब आप क्या बताएंगे? चलिए, यदि किस प्रकार का अव्यय है, तो इसकी बात किया जाएगा, तो ये है शर्तवाचक अव्यय। शर्तवाचक अव्यय, यहां पर नोट करिए। ठीक है, शर्तवाचक अव्यय हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, लिखने में अगर अच्छा सा नहीं लिखा जा रहा है यहाँ पर, तो आप लिखते हुए चलिए भाई साहब। देखिए, ऐसा मत करिए कि कोई नुक्सा निकाले, नुक्सा मत निकालिए, हम आपको बताते हुए तो चल रहे हैं ना, आप लिखते हुए चलिए। अगर नोट्स बना रहे हैं तो, नहीं तो समझिए। ठीक है, नाक में दम करना का अर्थ है, नाक में दम करना का अर्थ क्या होगा? परेशान करना, खुश करना, नाक पकड़ना, तेज गंध। चलिए, बताइए फटाक से कौन सा होगा उत्तर हमारा 13वें का? बिल्कुल, नाक में दम करना, यानी कि परेशान करना। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, अगले प्रश्न की बात किया जाए, तो कह रहा है कि आसमान से बातें करना का अर्थ क्या है? बताइए। बहुत ऊंचा होना, बिल्कुल, बहुत ऊंचा, नोट करिए, होना। चलिए,
ये हो जाएगा बहुत ऊंचा होना। अगर बात की जाए एक लोकोक्ति लिखे, तब लोकोक्ति आप क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी लिख लीजिए। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक, ये है लोकोक्ति, ये आप जानते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। मुझसे हंसा नहीं जाता यह है, क्या है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, आज्ञार्थक है। चले, मुझसे हंसा नहीं जाता क्या है ये, बताइए। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, अगर इस प्रकार से आएंगे तो भाववाचक होते हैं। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही कर लीजिए। आगे आइए, अगला वन लाइनर देखते हैं। कह रहा है कि भाववाच्य में क्रिया किस रूप में रहती है, तब आप क्या बताएंगे। चलिए, भाववाच्य में क्रिया किस रूप में रहती है, बताइए जल्दी। एक वचन, एक वचन, पुल्लिंग में। ठीक, पुल्लिंग रूप में। चलिए, ये जानते रहिए। कर्तृवाच्य में प्रधानता किसकी होती है, तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, ये भी जानते रहिए आप। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बालिका में प्रत्यय है, बालिका शब्द में क्या प्रत्यय है, इक है, इका है, का है या ला है। तो ला प्रत्यय यहाँ पर तो यूज होगा नहीं। कुछ लोग का बता रहे हैं, कुछ लोग इका, सब लोग मिलजुल कर उत्तर दे रहे हैं। भाई साहब ऐसे मत करिए, सही उत्तर दीजिए। प्रत्यय तो आप पढ़ लिए होंगे ना। चलिए उत्तर बताइए बालिका में। तो बिल्कुल सही, बालिका में जो होगा इका प्रत्यय होगा। ठीक, प्रश्न संख्या 15 का जो है बी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मानवता में कौन सा प्रत्यय है, तो ता प्रत्यय है। प्रा उपसर्ग से एक शब्द बनाना है यहाँ पर आपको, तो बता सकते हैं जल्दी से कौन सा। प्रगमन भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए बात अगले प्रश्न की। सदैव में कौन सी संधि है, आ गया संधि भी आपके सामने। चलिए, गुण संधि होगा, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या गुण संधि, जो भी लगता है, यण संधि, बताइए। देखिए, तबीयत थोड़ी सी खराब होने के बावजूद भी आपकी क्लास कराई जा रही है। क्यों, क्योंकि आपकी क्लास रुकना नहीं चाहिए आपकी परीक्षा तक। तो आप इसी प्रकार से एफर्ट लगाइए, अतिरिक्त एफर्ट लगाना ही पड़ेगा अगर आपको पहली बार में पास करना है तब। और अभी तक जो लोग दो एक बार फेल हो चुके हैं वो डरेंगे नहीं, क्योंकि आपका अनुभव यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सदैव में अगर पूछा जाए, सदा धन एवं इसका संधि विच्छेद होता है, और सदैव में जो संधि होती है वह होती है दीर्घ संधि। सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि राजेश का संधि विच्छेद है, तो राजेश का संधि विच्छेद क्या होगा, राज धन ईस। ठीक, राजधन ईस बराबर राजेश हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लोक सेवा शब्द में कौन सा समास है, तो लोक सेवा शब्द में है तत्पुरुष समास। ये आप जानते रहिए। ठीक, चले, अगला प्रश्न देखिए। देखिए, 20 प्रश्न एमसीक्यू कराते हैं और 40 प्रश्न वन लाइनर कराते हैं। अगर आपको यह पैटर्न अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा हो तो जरूर कमेंट करके बता दीजिए, सर यह पैटर्न अच्छा नहीं है, और आप अपने हिसाब से एक नया पैटर्न बताइए। क्या सिर्फ एमसीक्यू 60 प्रश्न कराए जाएं या वन लाइनर सिर्फ 60 प्रश्न कराए जाएं, बताइए जरूर। ठीक, चले, ठन ठन शब्द जो है ये क्या है, तद्धित है, उपसर्ग युक्त है, शब्दानुकरण है या धातु है। चलिए फटाक से बताइए। ठन ठन शब्द बिल्कुल शब्दानुकरण है, यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा, यहाँ पर सी वाला उत्तर सही होगा हमारा। आगे आइए, अगर अगले प्रश्न की बात की जाए तो कह रहा है कि सुंदरतर में कौन सी अवस्था है, तो बिल्कुल सही बता दीजिए, मध्यमा अवस्था। चलिए ठीक है, ठीक, मध्यमावस्था हो जाएगा। अगर कर्मठ में शब्द किससे बना है, अगर ये पूछा जाए, तब आप क्या बताएंगे। बिल्कुल यहाँ पर कर्म धन ठ, ये है कर्मठ का संधि विच्छेद, किससे बना, इसी से बना है। अगर पूछा जाए क्या है ये, तो तद्धित प्रत्यय होता है, ये भी आप जानते रहिए इसमें। ठीक है, ये शब्द जानते रहिएगा आप लोग।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जब वह आया तब मैं गया। यह है क्या है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, विस्मयादिबोधक। तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक की बात तो हो नहीं रही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हम पहले काट देते हैं। उसके बाद अब आप बताइए ए बी सी उत्तर कौन सा होगा। चलिए प्रश्न संख्या 18, बिल्कुल यहाँ पर मिश्र वाक्य ही होगा, यहाँ पर सी वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि तब किस प्रकार का अव्यय है? बताइए तब जो है किस प्रकार का अव्यय है? तो ये कालवाचक है, नोट कर लीजिए, कालवाचक अव्यय। ठीक है, कालवाचक अव्यय। अगर आपसे पूछा जाए कि और किस प्रकार का संयोजक है, तो और जो संयोजक है समुच्चय बोधक होगा। ठीक, लिख लीजिए समुच्चय बोधक। चलिए समुच्चय बोधक अव्यय है यह और शब्द। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्र का पर्याय है, समुच्चय बोधक शब्द था भाई साहब, अव्यय नहीं था। ठीक, समुच्चय बोधक था। चलिए चंद्र का पर्याय क्या है? भानु है, शशि है, दिनकर है, रवि है। अगले प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएंगे सब लोग। चंद्र के पर्याय की अगर बात किया जाए तो बिल्कुल सही, यहाँ पर शशि हमारा जो होगा ये हमारा चंद्र का पर्याय है। बाकी दिनकर, रवि, भानु ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं, ये आप जानते रहिएगा। ठीक, तो यहाँ पर चंद्र का पर्याय शशि हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही कर लेंगे। आगे आएंगे और पूछा जा रहा है कि न्याय का विलोम क्या है? तो न्याय का विलोम अन्याय होता है। ठीक, अधिकार में उपसर्ग क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो अधि उपसर्ग हो जाएगा, ये भी आप जानते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आज का आखिरी एमसीक्यू प्रश्न। कहा जा रहा है कि वह इतना थक गया कि वह बैठ गया। बताइए वह इतना थक गया कि बैठ गया, यह क्या है? सरल, संयुक्त, मिश्र, आज्ञार्थक। चलिए फटाक से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए बिल्कुल सही, यहाँ पर मिश्र वाक्य ये भी है, तो नोट कर लीजिएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आइए अगला वन लाइनर देखते हैं। कह रहा है कि अतः किस प्रकार का संयोजक है? तो अतः शब्द जो है परिणाम बोधक है। ठीक, परिणाम बोधक संयोजक, ये आप जानते रहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कदाचित किस प्रकार का अव्यय है, तो कदाचित शब्द बताइए फटाक से कमेंट बॉक्स में किस प्रकार का अव्यय होगा। एक बार बताइए कदाचित शब्द जो है किस प्रकार का अव्यय है। चलिए हम बता दे रहे हैं, अनिश्चितता, अनिश्चितता सूचक अव्यय। ठीक है, अनिश्चितता सूचक अव्यय हो जाएगा, ये आप जानते रहेंगे। और ये रहा आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हमारे साथ आप डेली जुड़िए, सुबह पढ़ाई करिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने प्रश्न आज की क्लास में सही हुए। ठीक, चलिए और पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके कम प्रश्न सही हो रहे हैं तब भी आने वाले कुछ समय में आपका धीरे धीरे अभ्यास अधिक होगा और प्रश्नों की संख्या का जो सही प्रतिशत है वो बढ़ेगा भी। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।